हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आप लोग देख सकते हैं, आज मैं पॉलिटी पढ़ूंगी। अध्याय 59 राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना। भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई, जिसने महिलाओं के समाजार्थिक विकास को गति देने और शिकायतों के निपटारे को बढ़ावा देने तथा निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की थी। इसके बाद गठित की गई कई महिला संबंधी समितियों, आयोगों और योजनाओं महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988 साहित्य द्वारा भी महिलाओं के लिए इस प्रकार के एक शीर्ष निकाय के गठन की सिफारिश की गई। तदनुसार 1992 में महिलाओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक न कि एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया है। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय है। आयोग महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लगभग सभी पहलुओं को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करता है। इसके निर्दिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षोपायों की समीक्षा करना। दूसरा है उपचारात्मक वैधानिक उपायों की सिफारिश करना। तीसरा है शिकायतों के समाधान को बढ़ावा देना। संरचना। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव शामिल होते हैं। आयोग का अध्यक्ष महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। 5 सदस्य का चयन योग्यता व सत्यनिष्ठा के अलावा कानून या विधायन, ट्रेड यूनियनवाद, महिलाओं की रोजगार संभावना बढ़ाने वाले उद्योग या संगठन के प्रबंधन, महिलाओं के गैर सरकारी संगठनों, महिला सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण से जुड़े अनुभावों के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ा एक सदस्य भी आयोग में होना चाहिए। सदस्य सचिव प्रबंधन
पहला, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए। दूसरा, केंद्र की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का एक अधिकारी होना चाहिए। अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव का नामांकन केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उनके वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। फिर भी वे अपना पद किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र भेजकर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकती है। पहला है, यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया है। दूसरा है, यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया है और सजा दी गई है जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक कदाचार माना जाता है। तीसरा है, यदि उसे एक समक्ष अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है। चौथा है, यदि वह कार्य करने से मना करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है। पांचवा है, यदि वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। अथवा छठवां, यदि वह अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करता है और केंद्र सरकार की दृष्टि में उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक मान लिया जाता है। कार्य, आयोग को एक 14 बिंदुओं का अधिदेश उपलब्ध कराया गया है। पहला है, संविधान एवं अन्य कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षोपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण करना। दूसरा है, इन सुरक्षोपायों के कार्यचालन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक या अन्य अनुकूल समय पर रिपोर्ट प्रेषित करना। तीसरा है, केंद्र या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए इन सुरक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें देना। चौथा है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के बावजूद उपलब्धों और अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा इस प्रकार के कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधनों का सुझाव देना।
पांचवा है महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधों एवं अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को हाथ में लेना। छठवां है निम्नलिखित से जुड़े मामलों में शिकायतों को देखना और खुद ही पहल पर ध्यान देना। पहला है महिलाओं के अधिकारों का वचन। दूसरा है महिलाओं को संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए कानूनों का गैर क्रियान्वयन तथा समानता और विकास के उद्देश्य की उपलब्धि। तीसरा है इसमें महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने हेतु लिए गए नीतिगत निर्णयों और निर्देशों का गैर अनुपालन एवं महिलाओं के लिए राहत एवं कल्याण सुनिश्चित करना। सातवां है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न से पैदा होने वाली विशेष समस्याओं या स्थितियों में विशेष अध्ययनों और जांच का आह्वान करना तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु अनुमोदित की गई रणनीतियों के समक्ष आने वाली बाधाओं की पहचान करना। आठवां है संवर्धनशील एवं शैक्षिक शोध को हाथ में लेना ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अपेक्षित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के तरीके सुझाए जा सकें और उनकी उन्नति में बाधक बनने वाले कारकों जैसे कि आवास और मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच का अभाव तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने नीरस कार्यों एवं पेशेवर स्वास्थ्य संकटों को घटाने के लिए अपर्याप्त समर्थन सेवाएं एवं तकनीकों की पहचान करना। नौवां है महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना। 10वां है संघ और किसी भी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। 11वां है किसी भी कारागार पूछताछ गृह महिलाओं की संस्था या अन्य ऐसे स्थान का निरीक्षण करना जहां महिलाओं को बंदी या अन्य रूप में रखा जाता है। ऐसे स्थानों पर महिलाओं के संबंध में उपचारात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित करना। 12वां है किसी भी ऐसे मुकदमे को वित्त उपलब्ध कराना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे निहित हैं। 13वां है महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले या महिलाओं के समक्ष आने वाली विभिन्न कठिनाइयों से
जुड़े मामलों पर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट प्रेषित करना। 14 केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य मामले को देखना। आयोग केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजता है। यह आवश्यक समझे जाने पर बीच के समय में भी अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। केंद्र सरकार इस प्रकार की सभी रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के लिए एक स्मरण पत्र के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है। इस स्मरण पत्र में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी आवश्यक होता है। इसकी शक्तियाँ आयोग अपने द्वारा समय समय पर हाथ में लिए गए विशेष मामलों को निपटाने के लिए आवश्यकता अनुरूप समितियों की नियुक्ति कर सकता है। आयोग को ऐसी किसी भी समिति के सदस्य के रूप में आयोग से बाहर के व्यक्तियों को भी नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे बाहरी सदस्य समिति की बैठकों और प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं, किंतु इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। आयोग अपनी प्रक्रियाएं खुद विनियमित करता है और अपनी समिति की प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। किसी भी शिकायत की जांच पड़ताल या किसी मामले की जांच करते समय आयोग को एक सिविल अदालत की सभी शक्तियां विशेषतः निम्नलिखित मामलों में प्राप्त होती है। पहला है, भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और उसका शपथ के आधार पर परीक्षण करना। दूसरा है, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना। तीसरा है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना। चौथा है, किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना। पांचवा है, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना। छठवां है, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मुद्दे को निपटाना। केंद्र सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करती है। आयोग को प्राप्त शिकायतें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित हैं। ये शिकायतें निम्नलिखित 23 शीर्षों के तहत दर्ज की गई है। पहला है बलात्कार का प्रयास। दूसरा है एसिड प्रहार। तीसरा है यौन हमला। चौथा है यौन उत्पीड़न। पांचवा है पीछा करना, छिपकर देखना। छठवां है महिलाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति।
7वां है महिलाओं का अपमान करना, छेड़छाड़ करना। 8वां है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध। 9वां है महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता। 10वां है विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न।